सफल होते हैं? मुझे आप बताओ अपना, है ना? हेलो, मेरा नाम तो पूजा है, मैंने बताया जैसा आप लोगों को, और मैं 64th बैच से हूँ। मैंने 2 साल पढ़ाई करी 64th और B66 के टाइम पर। तो इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारे अप्स डाउन्स आएंगे, बहुत सेल्फ डाउट होगा, लगेगा कि एक साल वेस्ट कर दिया, पीटी का रिजल्ट आ ही नहीं रहा, मेंस हो ही नहीं रहा, जब मेंस होगा तो मेंस का रिजल्ट आने में फिर से 1 साल। तो इस तरीके से बहुत समय लगता है और इस ड्यूरेशन में बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग से गायब होगा, लगेगा कुछ याद ही नहीं है, सर ने कुछ पढ़ाई नहीं, सर ने सिलेबस कंप्लीट करवाया ही नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 12 होते हैं, शायद 12 होते हैं, ठीक है, और उसमें से आपको सिर्फ 6 लिखने हैं। सर इतना तैयारी करवा देते हैं कि आप 6 लिख करके आ जाओ। और इस बार अनिवार्यता टेस्ट लोगों का लिया जाएगा। 66 में आपका किस कोर्स पे सिलेक्शन हुआ? BPRO पे मेरा सिलेक्शन हुआ है जी। आपके मार्क्स कितने? हिंदी और हाँ, मेरा हिंदी साहित्य ही था, इसलिए मैंने यहाँ क्लास किया। और मेरे मार्क्स जो है 169 है हिंदी साहित्य में जी। 57 आपने पीजी दिया? हाँ जी, मैंने दिया है। तो जितना भी डाउट है सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। सर के पास मैं मेंस के टाइम पर बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के पहुंचती हूँ, कितना फ्रस्ट्रेशन रहता है कि ऐसा लगता है अब होगा ही नहीं। तो सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं उस वक्त। जब मेरा इंटरव्यू था उस समय भी मैं पहुंच गई थी ऐसे ही डिप्रेस्ड होकर के कि सर अब क्या करूं, बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन सर का एक दिन का ओरिएंटेशन क्लास जो कॉन्फिडेंस दिया वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। उसी कॉन्फिडेंस से मैंने अपना इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन किया और इंटरव्यू में चली गई। तो बहुत हेल्पफुल है, आप लोग करिए, बहुत सही गाइडेंस है। और सर तो 10 टीचर हैं ही। अच्छा, आपने हिंदी लिटरेचर में क्लास सर के अलावा आपने किस चीज़ से दिया? मैंने सर के ही नोट से पढ़ाई करी है। नहीं, मैंने दूसरा कुछ भी नहीं किया। हाँ, सर जितना क्लास टेस्ट लेते थे मैं वो दी थी, सारा कुछ वो मैं करती थी। सर को कॉपी लिख करके मैं दिखाई हूँ, सर बहुत अच्छे से चेक करके बताते हैं। क्लासेस में एग्जाम में सारे क्वेश्चन सर के ही नोट से? हाँ, अगर आप पढ़ते हो सर का जो स्टडी मटेरियल है उससे भी पढ़ लेते हो। कुछ चीज़ें क्लास में सारी चीज़ें नहीं हो पाती, कुछ छूट जाती हैं। तो अगर आप स्टडी मटेरियल सर का है, क्योंकि आप क्लास में पढ़ रहे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आती है तो आप फिर सर से आके पूछ सकते हो, तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है वो चीज़। मतलब सर का क्लास सफिशिएंट है और स्टडी मटेरियल यहाँ पे सफिशिएंट है जी जी बिल्कुल। और डीएस के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए, कैसे तैयारी, खासकर जीएस पेपर 2 में? जीएस पेपर 2 जो है वो मोर और लेस एवरेज जाता है। उसके लिए जो क्वालिटी है आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको करंट के साथ जो है ना, करंट के साथ थोड़ा सा मर्ज करके लिखें जब भी लिखें तो, और एक फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ कर लीजिए तो अच्छा हो जाता है क्वालिटी। और अगर बात करें इकोनॉमी की, ज्योग्राफी से अगर आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं तो ज्योग्राफी से 1 रह सकता है, अदरवाइज वो इकोनॉमी में ही ज्योग्राफी को करके दिया जाता है। तो आप इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करिए, ज्योग्राफी को थोड़ा सा नीचे करके इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करिए। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन रहेंगे? इकोनॉमी ज्योग्राफी के दोनों मिला के 3 क्वेश्चन होता है, 2 इकोनॉमी फिक्स है, तीसरा ज्योग्राफी हो सकता है या तो अप्लाइड रहेगा, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी दोनों मिला के। तो आप ऐसा करिए कि इकोनॉमी के लिए बिहार का बजट, सर्वे, ये सब कुछ पढ़िए, जो बेसिक जानकारियाँ हैं बिहार से रिलेटेड, या न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप उसको एक जगह पेन डाउन कर लीजिए, तभी आपका आंसर एवरेज से अच्छा होगा, नहीं तो एवरेज मार्क्स आएंगे। करेंट के लिए आपने किस चीज़ से तैयारी? करंट जो है ना वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसके लिए आप जो मैगजीन आता है मार्केट में अगर आप उसको पढ़ते हो, और रोज़ न्यूज़पेपर जो सबसे ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो हेल्प कर जाता है। और बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हैं करंट का, बेसिक नॉलेज से भी अच्छा हो जाता है। जैसे आप IR में ही बात कर रहे होंगे शायद, या फिर करंट का योजना वगैरह, तो योजना की बुक आती है, और जो IR है अगर आप बेसिक फॉरेन पॉलिसी जानते हैं और जयशंकर जी के स्पीचेस
आपने सुने हैं, एक दो ही सुन लिए आपने, उनका जो इंटरव्यू आता है आजकल, अभी आप वो भी सुन लेंगे ना, तो एक बेसिक फॉरेन पॉलिसी इंडिया का आपका क्लियर हो जाएगा। DI के लिए आपने क्या स्टेटमेंट दिया है? वो तो नॉर्मल आप पढ़िए, किसी भी बुक से DI प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं पहले CGL की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा मैथ्स अच्छा रहा है, तो DI हो जाता है। नहीं, मैंने डेली प्रैक्टिस नहीं किया, पर करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया था। और किसी पेपर वन के लिए क्या प्लीज? पेपर 1 में तो हिस्ट्री है जो फिक्स सिलेबस है, तो उसको आप रेगुलर करंट जो उसमें वही मैंने बताया। आप मैगजीन, न्यूज़पेपर तो छोड़िए मत, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अगर पहले से पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और उसको नोट करिए। इकोनॉमी का अगर कोई पॉइंट मिलता है तो इकोनॉमी का एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट करिए। और अगर करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक है, मान लीजिए अभी जो भी रशिया वाला चल रहा है मैटर, या फिर और भी हमारे कहीं भी किसी दूसरे कंट्रीज के साथ डायलॉग चल रहे हैं, तो आप उसको पेन डाउन करिए और फिर उसको यूज़ करिए। और सबसे बेहतर तो मुझे यही लगता है कि योजना का मैगजीन आता है जो बिहार गवर्नमेंट का भी है, आप या तो साइट पे चले जाइए, मिल जाएगा, उसको पेन डाउन करिए, या तो जो इंडिया का है जो भी योजना है स्कीम से रिलेटेड, उसको एक जगह पेन डाउन कर लीजिए, उसमें क्या क्या प्रोविजन आ रहे हैं, मतलब एक थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में योजना से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आप एग्जाम में लिख लेंगे, उतना प्रॉब्लम नहीं होता। पेपर 1 और 2 का कितना नंबर आया? मेरा जो पेपर 2 में मार्क्स आया था वो शायद 156 के अराउंड है, और पेपर 2 में 134 या 135 के आसपास है, बस एवरेज मार्क्स है मेरा, इसलिए मैं PRO का पोस्ट पे। पेपर 1 में ही कम आया, पेपर 2 में कम आता है। और आप लोगों के पास इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल होंगे, सब्जेक्ट होगा, पूछिए। कई क्वेश्चन GS2 में से आपने बोला कि सभी लोग बोलते हैं करंट से उसको लिंक करके, तो उसका स्पेसिफिक कोई सोर्स जैसे पॉलिटी का है, तो उसका कौन सा सोर्स आप फॉलो करते थे जो कि लीक करते थे? आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो उसमें अभी जैसे राजद्रोह का जो मैटर आया, ठीक है, तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें देखेंगे कि न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल देगा, कितने जजेस का बेंच था, ये सब कुछ आएगा, तो वो सब आपका न्यूज़पेपर से ही कवर होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक दिन में करंट अफेयर्स रेडी नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वो प्रिपरेशन अपने लेवल पे करना होगा, थोड़ा दिमाग खोल के रखना होगा कि जहाँ से कुछ भी मिल रहा है दिमाग में बैठा ले। सबसे पहले तो सिलेबस देख लीजिए कि आपके सिलेबस में है क्या, तभी आपको एडजस्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये चीज़ मैं पॉलिटी में लिंक कर सकता हूँ, अच्छा ये चीज़ मैं इकोनॉमी में लिंक कर सकता हूँ, अच्छा बाढ़ की समस्या, यहाँ पे बाढ़ आई है, इसको मैं अभी यूपी में इतने लोग मरे ना बारिश से, तो आप इसको कहाँ लिंक कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी में लिंक कर सकते हैं। तो ये दिमाग खोल के रखेंगे तब पता चलेगा अच्छा इसको कहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं, कहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो एक दिन का प्रिपरेशन नहीं है। और कोई सोल्यूशन जैसे कि बहुत लोग UPSC का वेबसाइट वगैरह फॉलो करता है? मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया, शायद इसलिए एवरेज मार्क्स रह गया। अभी 57 के लिए कुछ नया स्ट्रेटजी अपनाने को? हाँ जी, जितने मेरे लूपहोल्स रहे हैं मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं वही सोच रही थी कि मैंने फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, तो इस बार मैंने यही देखा कि लोगों ने फ्लो चार्ट काफ़ी यूज़ किया है जिनका मार्क्स अच्छा आया है। उन्होंने करंट से लिंक किया है, जैसे मैंने बताया, मैं भी की थी, पर शायद कहीं ना कहीं कमियाँ रही हैं, इसको ठीक करना है। और मैगजीन को फॉलो करना चाहिए, मैंने भी किया है, तो अभी देखती हूँ जो अच्छे मैगजीन है अब उसको फॉलो करती हूँ। अच्छा, आपको तो अनुभव होगा कि एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज कैसे करें? हाँ जी सर, वो टेस्ट देंगे आप तभी होगा, बिना टेस्ट का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। कोई नोट्स कोई कोचिंग क्लासेस का नोट्स वगैरह आप खुद से बनाइए, वो अगर आप कहीं किसी भी मार्केट से नोट्स लेते हैं, प्रेशर अभी तो कुछ ऐसा आइडिया है आप खुद से बनाइए। अगर आप मार्केट से, जैसे आपने हिंदी का, आपको अगर पढ़ना, आप GS का कहीं ना कहीं क्लास कर रहे होगे, नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप खुद से नोट्स बनाओ। अगर आप लक्ष्मीकांत लेके बैठते हो, आपने प्रियम्बल पढ़ा, तो प्रस्तावना में आप देखिए कि क्या क्या पॉइंट है, किस किस मतलब थिंकर ने क्या क्या कहा है, तो एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, हार्डली एक पेज से ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं देता, और वो जो एक भी दिन का गैप नहीं है उस टाइम पे भयानक फ्रस्ट्रेशन होता है, भयानक, मतलब उस समय खोल भी नहीं पाता आदमी बुक,
तो उस टाइम पे आपके शॉर्ट नोट्स आपको काम करते हैं। आप जो शॉर्ट नोट्स आप पलट पलट करके देखेंगे ना आपके बनाए हुए, एक बार में पूरा रिकॉल हो जाएगा पूरा पेज, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा है, आपने समझ के लिखा है, आपका खुद का वो मेहनत है। दूसरे किसी का अगर बुक्स और नोट पढ़ने जाइएगा फिर से आपको उतना ही मेहनत लगेगा उसको समझने में। तो हाथ से पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए और खुद का नोट्स बनाइए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे एग्जाम का प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है। खुद से खुद का नोट्स, आप अगर किसी का भी फॉलो कर रहे हो तो हाथ से खुद जरूर लिखो एक बार। जीएस में आपने टेस्ट सीरीज भी दिया था। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ दिए थे? टेस्ट सीरीज ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट हैं, उसमें आप कॉपी में लिख करके डालिए, वो लोग चेक करके बता देते हैं। क्योंकि मैं बहुत दूर से आती हूँ, मेरा घर खगौल है, तो इतना दूर आने में बहुत समय लगता है। और मैं वर्किंग ऑलरेडी हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम कर रही हूँ 6 सालों से, तो और उसके बाद घर का भी है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बार बार आते जाऊंगी और टेस्ट देने जाऊंगी। तो मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया। तो ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है, आप देख के भी जा सकते आपने हैं। किसे प्रेफर किया था? यूराइस है करके, फिर एक एडोटेरिया है, उन्होंने भी मेरा ऑनलाइन कॉपी चेक किया, सब कुछ किया। फिर मैंने 2 ग्रुप में दिया, और तीसरा मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाया, और हम फ्रेंड्स आपस में लिखते थे और एक दूसरे की कमियों को बेझिझक बोलते थे। और सबसे ज़्यादा फायदा मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने ग्रुप में किया। आंसर राइटिंग के बारे में बताओ, मैंने आंसर राइटिंग कैसे करोगे वही पता नहीं। भाई फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाइए, कभी पता चलेगी आपको कि आपकी कमी कहाँ है। और टेस्ट वगैरह भी दीजिएगा तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन कितना टेस्ट दीजिएगा, कितनी जगह जाइएगा। और किसी ना किसी 2-3 लोगों के साथ अगर आप ग्रुप बना लेते हैं तो बेहतर रहेगा कि एक दूसरे की कमी को आप मतलब अच्छे से जज करिए, बिना सेल्फ सेंटर्ड हुए, सेल्फलेस होकर के आप चेक करिए, कमियां बताइए, तो इससे बहुत इम्प्रूव होता है। और कुछ सीनियर्स हैं मेरे पास, मैं ब्लेस्ड थी कि मेरे पास सीनियर्स थे मेरे, तो भी एवरेज मार्क्स रह गया ये बात सोचिएगा। सीनियर्स का फायदा उठाना चाहिए। सीनियर्स का फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए, तो सीनियर्स का फायदा उठाइए। जितने रैंक कितना था आपका? रैंक आपने कितना? हिंदी में यहाँ टेस्ट सीरीज नहीं दिया? रैंक मेरा 454 था। हिंदी में आपने यहाँ नहीं, मैंने हिंदी में टेस्ट सीरीज नहीं दिया, इसलिए शायद 170 नंबर रह गया। सर ने बोला ना, तो शायद इसीलिए 170 रह गया। कौन सा बैच दिया है? मैगजीन में देखिए, ये अपने पसंद पे निर्भर करता है, किसी के सजेशन पर नहीं। आप अभी सबसे अच्छा, अभी अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि सबसे अच्छा मैगजीन अभी आया है क्रॉनिकल का, ईयर बुक करके। तो आप उसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक्स उसने कवर किए हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। दृष्टि का आया हुआ है अभी, अर्धवार्षिक करके, उसके साथ भी जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र तो हमेशा एवरग्रीन है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। कुछ विजन के आए हुए हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप किसके साथ कंफर्ट फील कर रहे हो, किसका लैंग्वेज आपको इजीली समझ में आ रहा है, वो 100% आपकी चॉइस है। और न्यूज़पेपर तो सबकी चॉइस है भाई, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना। तो मीडियम का आपको मीडियम हिंदी मीडियम था मेरा। मैम, जैसे मैगजीन में जो लिखा रहता है लैंग्वेज, ठीक है, तो उसको मतलब कैसे आप लोग डील करते हैं? आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग जैसे आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसका क्रक्स तो दिमाग में घुस गया कि वो कहना क्या चाहता है। अब जब आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग उसमें उस चीज़ को डालेंगे। तो वैसे फ्रेम करना है। हाँ, उसमें फ्रेम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता ही है भक्ति काल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, मैं करंट पे नहीं जा रही हूँ, मैं आईआर का क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, मैं हिंदी में कैसे करंट आते हैं वो बता रही हूँ। शायद मेरी ये कमी थी कि मेरे सीनियर ने मुझे अभी बताया, पहले बता देते तो थोड़ा काम आ जाता, ठीक है, तो उन्होंने अभी बताया, तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हालांकि कंपटीशन बढ़ा रही हूँ, पर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जैसे भक्ति काल आया, अगर आपसे पूछता है भक्ति काल की प्रासंगिकता क्या है, तो भक्ति काल पता नहीं आप लोगों ने कितने ने पढ़ा है, पढ़ लिया ना। तो भक्ति काल में कहते हैं प्रेम पर बल, जातिवाद का विरोध। जातिवाद का विरोध आपके संविधान में भी है, आप वहाँ कोट कर सकते हैं। संविधान का आर्टिकल फलना ये आज भी जातिवाद का विरोध करता है, ठीक है, ये इसकी प्रासंगिकता है। और आने वाले टाइम में भी अभी जो सांप्रदायिकता का विरोध
एक काइंड ऑफ है, ठीक है। वो आप दिखा सकते हो कि अयोध्या कांड देख लीजिए, बाबरी मस्जिद देख लीजिए, या फिर और भी चीजें देख लीजिए, आप वहाँ करंट से लिंक कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आर्टिकल भी दे सकते हैं क्या साहित्य आप में? बिल्कुल डाल सकते हैं। और वो प्रासंगिकता का मतलब होता है रिलेवेंस, प्रेजेंट सिनेरियो से। यही कंफ्यूजन था और ये क्लियर नहीं था, ये अभी उन्होंने बताया। अच्छा, डायग्राम किसे बनाते थे साहित्य में? करेंट प्लस आर्टिकल वगैरह से थोड़ा बहुत लिंक अगर आप कर देते हैं तभी आपका एवरेज बच्चों से ऊपर जाएगा, नहीं तो रटा रटा आंसर तो सभी लोग लिखेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है सभी लिखेंगे, आपको अलग दिखना है, आपका कैसे अलग दिखेगा, आपकी कॉपी दिखेगी अलग। तो थोड़ा बहुत आप कोट कर सकते हैं। आप सर भी पढ़ाते हैं तो सर भी लिखवाते हैं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप देखेंगे सर गांधी जी के विचार लिखवाते हैं, ठीक है। तो सर बाकी टीचर्स के भी विचार लिखवाते हैं। तो आप संविधान को थोड़ा बहुत कोट कर सकते हैं, या प्रेजेंट अगर कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको कोट कर सकते हैं। दोहा आप इंटरव्यू के लिए दो आपको क्या होता है, याद करने का वो तरीका। क्लासरूम में आप बैठिएगा खुद से याद हो जाएगा। उसके लिए अलग से आपको घर पे बैठ के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो सर क्लासरूम में इतना यूज करते हैं दोहा, और पूछते भी हैं कि वो खुद से याद हो जाता है, अलग से आपको कम मेहनत से कम कितना याद करना होगा? कोई कम से कम नहीं होता सर। अच्छा, आपको सारे एक टॉपिक से करना। एक पूछना है कि जैसे कि कबीरदास पर लिख रहे हैं, तो इसमें कबीरदास का दोहा लिखना है, अगर वो आज नहीं आ रहा है तो उसके बदले दूसरा कवि का दे सकते हैं? आप कंपैरिजन में दे सकते हैं। कंपैरिजन में आप दीजिए, आप सिर्फ मतलब कबीर लिख रहे हैं और कबीर को छोड़ के तुलसी दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कंपैरिजन करना। कंपैरिजन अगर आप करिए तो तुलसी लिखिए, सूर्य लिखिए, जिससे भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं आप लिख दीजिए। लेकिन कबीर लिखते वक्त सूर्य लिख दीजिएगा सर तो डायरेक्ट नहीं लिखना है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप लिखिए, कंपैरिजन करके लिखिए, बहुत बेस्ट आंसर होता है सर कंपैरिजन करके लिखना। कोई से स्किप कर दिया जाए। तो सब खुद ही बताते हैं कि आपको क्या स्किप करना है, क्या लिखना है। और जो प्रीवियस ईयर आप सिलेबस देखिएगा तो आपको माइंड एक जो है ना काम करने लगता है कि आपको क्या स्किप करना है, आपको क्या करना है। तो अभी से इतना टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। और देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ यही हुआ था। जो मेंस हुआ था वो लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था और मेरा इंटरव्यू जून में हुआ। 1 साल का गैप, 1 साल में कुछ भी ध्यान नहीं था। मैं मतलब और कंटिन्यू मैं वर्किंग हूँ, तो उस वर्किंग होने के कारण और भी चीज़ें जो है ना वो सब बाहर निकल जाती हैं। तो उस टाइम पे जो सर स्टार्टिंग में लिखवाते हैं ना, जैसे मैं स्किप करती थी, मैंने स्टार्टिंग का बहुत सारे क्लासेस में उसको स्किप किया था। वो सर स्टार्टिंग में इंट्रो लिखवाते हैं और इंटरव्यू में वो इंट्रो से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो क्या लिखवा रहे हैं, इसका क्या ज़रूरत है कि तुलसीदास कहाँ पैदा हुए, कहाँ मर गए, उनकी मम्मी कौन थी, कौन सा कास्ट था, इसका कोई लेना देना तो है नहीं, ये तो मैं इसमें लिखेंगे नहीं कि कहाँ मरे वो। लेकिन विश्वास करिए इंटरव्यू के लिए वही ज़रूरी है। और ये चीज़ें जब मेरा इंटरव्यू आया उस टाइम पे पता चला कि कैसे ज़रूरी है। इंटरव्यूअर पूछते हैं तुलसीदास कहाँ पैदा हुए थे, तो मुझे क्या पता कहाँ पैदा हुए थे, कहीं पैदा हुए। ठीक है, तो जो इंट्रो बताते हैं ना वो समझ के रखिए। दूसरा जो चीज़ है इंटरव्यू के लिए, अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसके मूल को जान चाहिए। जैसे आप आदिकाल पढ़े होंगे सारे लोग, तो आदिकाल का मूल जान चाहिए कि आदिकाल में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। बस उसका मूल जान चाहिए कि उसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी और उसके कौन कौन से मतलब लेखक फेमस हो गए थे, ठीक है। रचनाएं 1-2 याद रखिए। काल सबसे इम्पोर्टेंट है, काल, तो काल ध्यान रखिए कि काल क्या है। और अपने इंटरेस्ट से, आपका अपना इंटरेस्ट हो तो 1-2 बुक पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वो शायद सबसे ज़रूरी होता है। इंटरव्यूअर जो बोर्ड होती है, इंटरव्यू बोर्ड, वो पूछती है हाल के दिनों में आपने हिंदी साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी, इतना इंटरेस्ट है तो साहित्य में, तो आप क्या बोलेंगे कि आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी। तो कोई एक बुक पढ़ लीजिए। आपके सिलेबस से बाहर पूछते हैं, कहते हैं कि आपने अपने सिलेबस से बाहर कौन सा बुक पढ़ा अभी हाल के दिनों में, तो 1-2 बुक अगर समय मिले तो मज़े के लिए पढ़ लीजिए और उसको आप कोट भी कर सकते हैं,
प्रेजेंट सिलेबस के साथ अगर चाहें तो, जैसे अगर आप मैला आंचल पढ़ लेते हैं तो उसको कोट कर सकते हैं गोदान के साथ, ठीक है। तो वो उस टाइम पे प्रेशर में ना आए, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। कोई सा भी बुक्स पढ़ लीजिए, कोई सा भी बुक, अभी जो ये रेत समाधि आप उसको भी पढ़ लीजिए तो उसको भी कहीं ना कहीं कोट कर लीजिएगा। साहित्य है, ये हर जगह घुस जाता है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी को कहीं भी हम लोग घुसा सकते हैं और लिख सकते हैं। जीएस के लिए तो मैंने बताया कि हिस्ट्री के लिए आप वो रमेश इंटरव्यू के लिए तो वही मैं बता रही हूँ ना, हिस्ट्री में जीएस में आपसे कुछ नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। जैसे आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, ये कंफ्यूजन होता है कि क्या पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ न्यूज़पेपर से रिलेटेड, करंट सिनेरियो से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे मेरे से पूछा गया, मेरा इंटरव्यू था 21 जून को, 22 जून लास्ट था। मेरे से पूछा गया कि अच्छा FATF क्या होता है बताइए, और उस टाइम पे जो है पाकिस्तान को और सऊदी अरब शायद उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिडे पूछा गया था, फिडे का उस समय रिले हो रहा था, मसाल वाला जो चल रहा था, फिडे भारत में हो रहा था, बहुत सालों बाद होना था उसको। तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है ये बताइए, और FATF क्यों चर्चा में है। मेरे से पूछा गया रशिया यूक्रेन चर्चा में है वो, तो रशिया यूक्रेन को लेकर के भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या है मैटर, ये पूछा गया मेरे से सारा। बस इसके अलावा आपसे कभी इंटरव्यू में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया? वो तो आपके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि नहीं, आपके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है, आप उनको किस ओर लेके जाते हो। अगर आप लेके जाते हो अपने हॉबी पे तो आपका हॉबी पूछेंगे, अगर लेके जाते हो उनको साहित्य पे तो वो साहित्य पे पूछेंगे। वो आपका व्यक्तित्व उनको खींचता है इंटरव्यू की ओर, कोई दूसरा नहीं खींचता, वो खुद से नहीं पहुँचते। आप उनको ऑफर करते हैं कि मेरे से ये पूछिए। GS 1 और 2 का आप कोचिंग मतलब कोचिंग किए कि सिर्फ स्टडी करके निकाले? जब मैंने 64th में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने कोचिंग किया था। CME में मैं कोचिंग की थी, लेकिन 66th में जब मैं वापस एग्जाम दे रही थी तो मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व रही थी। सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, उसका किताब कोई साइंस टेक का कोई किताब? साइंस टेक अभी मैंने बताया तो साइंस टेक अब जैसे क्वेश्चन नहीं आता कि हाँ आप बताइए ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल का प्रिंसिपल क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है कि अभी इसरो का मिशन कौन सा चल रहा है वो बता दीजिए। पूछा जाएगा प्रदूषण को कैसे सॉल्व करें ये बताइए, शायद यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि बाढ़ जो बिहार में आपदा आ रही है उसको कैसे सॉल्व करें। ये सबको आपको साइंस टेक के साथ ही कवर करके लिखना होता है। कोविड के टाइम का साइंस टेक कैसे हल किया, शायद ये भी क्वेश्चन चल रहा था। नहीं, वो हमको पूछना नहीं है, पूछना है कि आप नोट्स से सिर्फ पढ़े कि कोई किताब भी? इसके लिए आप कान खोल के रखिए और जहाँ जो दिखाई दे उसको बस घुसाते जाइए। इसके लिए मैंने कोई बुक स्पेसिफिक नहीं पढ़ाई करी थी, जो बेसिक टॉपिक है उसको कवर करते हुए आप कान को खोल करके जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा था उसको पॉइंट बना के मैंने नोट किया, और एग्जाम में ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ था साइंस टेक के लिए। हाँ ये तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने भी बोला, बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़िए। इसके लिए आप दृष्टि का बुक उठा सकते हैं, दृष्टि का बुक बेस्ट है इसके लिए। वो जो इतनी मोटी सी बुक आ रही है आजकल मार्केट में, पता नहीं अभी है कि नहीं, मेरे 66 के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था। तो वो दृष्टि का जो बुक है वो बहुत बेनिफिशियल था, बहुत अच्छा बुक है वो, उसको पढ़िए। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। उतना ज़्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है सर। दृष्टि वाला तो उसी में है, इंक्लूड है उसमें, हिस्ट्री भी है उसमें, पॉलिटी भी है उसमें, साइंस टेक भी है उसमें, करंट अफेयर्स भी है। कैप्सूल करके आया है, कैप्सूल आया होगा मैंने देखा। अच्छा वो एक ही में जो सारा दिया दृष्टि निकाला है, एक ही में जो सारा दृष्टि निकाला है, उससे आप साइंस टेक का बेसिक कवर कर लीजिए। बाकी करंट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और बताया मैंने क्रॉनिकल है, वीकली है, रीजन है, कोई भी आप एक बुक उठाइए और न्यूज़पेपर करते रहिए। कितना करने तो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 80 थे, 80। हाँ अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था। से ऊपर है। ज़्यादा नहीं गया था मेरा, ज़्यादा गया था करंट अफेयर्स पे। और किसी मैम ने पूछा था मेरे से कि जीएस से क्या आया, तो
मैंने शायद उनको इनवाइट किया कि भाई आप इधर आ जाओ, तो उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और सबसे ज़्यादा मेरे से सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि मेरा प्रेफरेंस था DYSP का। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे और इधर से रिलेटेड पूछा, मतलब पुलिस प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया मेरे से। और डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत बेसिक 2-3 ही क्वेश्चन हुए थे बस। हिंदी साहित्य से भी बहुत बेसिक सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हुए थे बस। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू चला था वो सिचुएशनल पे बहुत क्रॉस क्वेश्चन हुए थे मेरे साथ। कितने मिनट चला? 20 मिनट से 25 मिनट का क्रॉस। तीनों का फिक्स होता है, जो 3 स्टाफ बैठते हैं तीनों का फिक्स होता है कि 3 ही 4 सर। 4 होते हैं। हाँ 4 अलग अलग ये भी सेशन में कमेटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 अगर बैठे हैं तो चारों कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, बारी बारी से वो चारों पूछते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। 4 का फिक्स होता है कितना क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। जैसे चेयरमैन सर ने सर में ऐसा 2 क्वेश्चन किया था और वो था मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से। ग्रेजुएशन का जी ग्रेजुएशन। हाँ, और ये भी है कि ग्रेजुएशन को याद रखिए, कोई अपने दिमाग से निकालिए नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में एक फ्रस्ट्रेशन बनता है इंटरव्यू के समय में कि 1 महीने के समय में कैसे करें ग्रेजुएशन को। तो अगर आपने रिसेंट पढ़ा है ग्रेजुएशन, अभी रिसेंट आपने कंप्लीट किया है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिए, एकदम से ब्लैंक मत होइएगा। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन बहुत पुराना है तो मैं भूल चुकी थी, तो मैंने सिंपली वहाँ सॉरी बोला क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था अपने ग्रेजुएशन का। और उन्होंने बहुत डीप जाकर के पूछा तो मुझे नहीं पता था। 2 क्वेश्चन ग्रेजुएशन का था, मैंने दोनों में सॉरी बोला। उनको पता होता है कि ग्रेजुएशन क्या है। हाँ, उनको पता होता भी और वो आपसे पूछते भी हैं। आप जाते हो तो सबसे पहले 2 लाइन का आपसे इंट्रो लिया जाता है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, और जैसे ही आप उनको बताते हैं कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ये था, वहाँ से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप उनको लेके जाते हैं कि आपका रिप्लाई फिर उसके बाद जो आएगा वो उनको डिसाइड करेगा कि आपसे आपका ग्रेजुएशन पूछना है, आपसे आपका ऑप्शनल पूछना है, आपसे आपका वर्क प्रोफाइल पूछना है, आपसे आपका व्यक्तित्व से रिलेटेड पूछना है, क्या पूछना है। मेरे व्यक्तित्व में भी बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे, 2-3 क्वेश्चन मेरे व्यक्तित्व इनवाइट कैसे किया जाए किस टॉपिक पे पूछें। आप अपना रिप्लाई वैसा रखिए। जाने आने का बैठने का तरीका पूछो। वो इंटरव्यू से आएगा तो पता चल जाएगा कैसे बैठते हैं, कैसे जाते हैं। न्यूज़पेपर हिंदी में जनता ही पढ़ना आपको वो भी मेरे समझ से आपके अंडरस्टैंडिंग करता है अपना न्यूज़पेपर। जैसे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि बिहार की चीज़ों को जानने के लिए आपको हिंदुस्तान पढ़ना चाहिए, और जब लगता है कि ओवरऑल आपका एक व्यू क्लियर करता है, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट में आपको किसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मैं दैनिक जागरण पढ़ती हूँ, सबसे वाहियात, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आता है। मैं उसका एक पेज खाती हूँ बैठ कर के 3 घंटे तक, ठीक। तो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। जनसत्ता बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है दैनिक जागरण के साथ, बचपन से पढ़ रही हूँ इसलिए शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें एडिटोरियल पढ़िए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी। फ्रंट पेज पढ़िए जिसमें करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमी पेज पढ़िए, जो इंटरनेशनल पेज है वो पढ़िए। ये 4 चीज़ें बस पढ़ना, और कुछ नहीं पढ़ना उसमें। और थोड़ा बहुत वो सब जान चाहिए, इतना थोड़ा सा कि बिहार में कहाँ पे क्या हो रहा है, बस इतना जान चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। हो गया सभी का। जिसमें पेन का क्या है, जैसे एक पेन से लिखना है, डबल पेन लिखना यूज करना है, सिंगल पेन लिखना होता है सर। कोई भी सिंगल पेन आप यूज कर लीजिए, ब्लैक हो या ब्लू हो, कोई सा भी आप सिंगल पेन यूज करिए। दोनों अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे रिसेंट जो चल रहा है वो है पॉइंट वाइज लिखना। सहूलियत होती है शायद, जो एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं उनको आपका कॉपी चेक करने में, तो आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो बेस्ट है। और अगर आपको आदत है पैरा वाइज लिखने का, तो उसको थोड़ा छोटा पैरा लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखिए कि वो अट्रैक्ट करे। तो बस इतना ही है। राइटिंग नहीं जिसका कोई जवाब नहीं है, फिर छोटा छोटा थोड़ा अट्रैक्टिव बना के लिखिए, थोड़ा कोशिश करिए। 2 महीने है, 2 महीने में राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। अंडरलाइनिंग भी कर दीजिए वहाँ एग्जाम के आंसर में।
देखिए जो उसमें आपका स्टार्टिंग में वार्निंग दिया रहता है ना, उसमें अंडरलाइन बना होता है, ठीक है। तो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, पर मैंने अंडरलाइन तो नहीं किया था, पर पॉइंट मैं दे रही थी। मेरे दोस्तों ने अंडरलाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 का सिलेक्शन हुआ है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने इसी डर से नहीं अंडरलाइन किया। लिखा रहता है कि नहीं कहते। हाँ, उसमें लिखा रहता है कि आप कुछ भी अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक साइन नहीं बना सकते हैं, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो मैंने तो नहीं किया, पर कुछ ने किया है और शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब आपके ऊपर है, आप क्या करते साइन हैं। में पॉइंट वगैरह तो दे के कर सकते हैं। हाँ, धार्मिक साइन बना होता है कि एक पहचान ना हो आपकी कॉपी की। तो वो सब आपने नहीं मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मैंने पॉइंट भी किया, थोड़ा सा अंडरकोट कर दिया, मैंने इतना ही किया था। अंडरलाइन में कर करके मैं नहीं लिखी हूँ, और मुझे थोड़ा सा मैं डरती हूँ इन सब चीज़ों से। जो मना है वो मना है। सॉरी, नहीं मैंने उस कॉपी में साफ साफ मना होता है फ्रंट पेज पे, तो मैंने नहीं किया। मैं समझ गई आप जो बोल रहे हैं कि नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं। आप जो सिर्फ सामान्य हिंदी है, जहाँ पे कहा जाता है कि शीर्षक देते हुए लिखिए, या फिर जो आप निबंध लिखते हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ वही एक अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी आपके कॉपी के फ्रंट पेज पे है कि आप कोई भी आंसर में अंडरलाइन नहीं करेंगे। रेखांकित या कुछ ऐसा है, वो अलग चीज़ है सर। वो धार्मिक या फिर कोई भी वो करेंगे, वो अलग मैटर है। और ये अंडरलाइन वाला भी मना होता है ना, मना होता है अंडरलाइन, उसमें मना होता है सर। फ्रंट ही पेज पे मना होता है, निर्देश में लिखा हुआ है। निर्देश में लिखा रहता है। और पर ये मैं नहीं कहूँगी कि उसको करने के बाद शायद कॉपियाँ रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने किया था, मैंने नहीं किया। अगर मेरे बारे में पूछते हैं आप, तो मैं अपना जो मैंने खुद किया है, मैं वो चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने नहीं किया था। लगता था तो कोड के अंदर डाल देते उसको हाँ, कोड के अंदर मैं डाल देती थी, क्योंकि उसके बारे में मना नहीं है। सिंगल के डबल किसी में डाल आप किसी में भी डाल सकते हैं, सिंगल डबल कुछ भी। कॉपी दिखा दीजिए। मैंने नहीं किया, अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, पर उसमें मना होता है, मैं ये बता रही हूँ बस। हॉबी को कैसे मैनेज किया जाए? किसको? हॉबी जो है इंटरनेट में हॉबी को हॉबी, मेरे हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस पूछा गया हॉबी क्या है। मैंने जैसे ही बताया बच्चों को पढ़ाना और डांस करना, फिर वो शांत हो गया। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं पूछे कि कौन सा डांस, क्या डांस, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, तो खत्म हो गया। उसके बाद हॉबी से रिलेटेड कुछ नहीं था, मेरे व्यक्तित्व से रिलेटेड था कि आपको क्यों बनना चाहिए सिविल सर्वेंट। शायद ये क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछती है, पर उन्होंने पूछा। फिर वो कहते हैं आपके अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, आपको क्यों ले लें। तो इस तरीके का मेरे से बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हुए। 20 से 22 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू, और बहुत क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने किया था। 80 मिनट दिया था मुझे उन्होंने। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में सॉरी भी बोला था, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, मुझे बहुत आइडिया नहीं था। जो होम गार्ड होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, तो मुझे बस इतना पता था कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट करते हैं, प्रोसेस नहीं पता था। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बीबीएस था, सेकंड प्रेफरेंस डीसी ही था। इसके कारण सारे पुलिस वाले मेरे ऊपर थे। अच्छा, पंकज सर हाँ, कह सकते वो हैं। 7 नंबर तक जा रहे थे, उसके बाद नहीं, पंकज सर का देख के नहीं, मेरे गुरु ही पंकज सर है, इसलिए शायद, ठीक है। तो वो था रीज़न। और उसके बाद उन्होंने मेरे से यही सब पुलिस में ही घुस के पूछ रहे थे कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, आप बताइए नीचे से ऊपर तक। हायरार्की नहीं, पोस्टिंग किसकी कहाँ होती है वो बताइए नीचे से ऊपर तक। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। मैंने शुरू किया चौकीदार गांव में, जो हवलदार है वो ब्लॉक पे, तो बोलते हैं कि अच्छा चौकीदार ब्लॉक पे। मैंने बोला सॉरी सर नहीं पता, तो कहते कोशिश करिए। फिर मैं आगे बढ़ी, तो फिर मैंने बताया कि अच्छा एएसआई जो है वो यहाँ पे, तो कहते हैं हाँ। हमने सर सॉरी नहीं पता, तो कह रहे कोशिश करिए। तो लास्ट में उन्होंने मुझसे डीएसपी तक बुलवाया ही कि तुम बोलो।
और मैंने उनको 3 बार इसी क्वेश्चन में बोला सर सॉरी मुझे नहीं पता है, नहीं पता। मैंने स्टार्टिंग ही सॉरी से किया था, तो भी उन्होंने बुलवाया, बोलो 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 बोलो, और 3 बार गलत ही हो रही हूँ, मुझे पता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो रहा था मेरे साथ बहुत। डिफेंस में आप क्यों लगातार मतलब वर्दी का पोस्ट जारी सर को बताया कि मैं शुरू से ही बनना चाहता था, डिफेंस में जाना। देखिए सर, मैं अभी भी एसडीएम की जगह डीएसपी का ही पोस्ट डालूंगी ऊपर में अगर कोई करे तो, क्योंकि क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, क्यों जाना चाहते हैं, वर्दी का एक क्यों है सर। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी सोसाइटी है उसमें शायद फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते एज एन पुलिस ऑफिसर और एज अ पुलिस। ऐसा तो नहीं इंडिया लेवल पे तो सर नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आपके घर में भी अगर आप, चूंकि मैं एसआई का पोस्ट छोड़ के आई हूँ, ठीक है, तो आपके घर में भी इस चीज़ों को एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, ना आपकी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। और जब आप एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर रहूँगी तो जो फीमेल जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको शायद ज़्यादा सिंपैथेटिकली कहिए, ज़्यादा अच्छे से समझ सकूँगी और उसको सॉल्व कर सकूँगी। सोसाइटी के लिए भी काम करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फीमेल के लिए जा रही हूँ, सभी के लिए काम करूँगी। एग्जांपल सेट करेंगे। कह सकते हैं मैं एग्जाम्पल सेट करने जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। और चूँकि मेरा जो क्या कहते हैं एक ड्रीम जॉब है वो है कि यूपीएससी निकल के डीएसपी बन जाऊँ, नहीं तो यहाँ पे डीएसपी बन के रहो। आपकी बात पीटी का कटअप क्या जाएगा? 600 और उसके बाद यूट्यूब नहीं पता सर। एनसीईआरटी का बताते हैं, एनसीईआरटी का क्या भेज हुआ पीटी में? एनसीईआरटी सर वो तो पढ़ना जरूरी होता है, अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है। बेस ही होता है सर वो चीज़, मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो बेस है, 2 बार पढ़ा मैंने उसे। देखो एनसीईआरटी इंक्लूड आता है सब 6 से 12 तक का, वो वाला पढ़ना है कि अलग अलग वाला पढ़ने रहेगा? जो ब्लैक बुक आप बोल रहे हैं वो मैंने नहीं देखा, बस मार्केट में देखी हूँ दुकान पे, ठीक। और मैं पढ़ी हूँ जो पतली पतली 6 से लेकर के 12 तक बुक आती है, मैं उसी बुक्स को पढ़ती हूँ और उससे अच्छा होता है, पढ़ना चाहिए। बेसिक है, बेसिक है, वो बेसिक अच्छा करना है उसको पढ़िए। और जो शायद किन्हीं ने पूछा था कि जीएस पेपर 2 कैसे ठीक करें, इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो भी है, तो उसके लिए आप 11th 12th का जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी इकोनॉमी आप उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में पढ़ना नहीं सर, पॉलिटी नहीं, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उससे अच्छा क्या हो गया। लक्ष्मीकांत में कौन कौन सा मतलब कि पूरा तो नहीं पढ़ना है? सिलेबस देखिए आप, सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट है, और उससे भी अच्छा है कि आप क्वेश्चन बैंक देखिए। क्वेश्चन बैंक से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता। कुछ कुछ तो फिक्स टॉपिक है, प्रेम्बल पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, तो बेसिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी प्रीवियस ईयर देखिए तो एक आइडिया लगेगा, टेस्ट दीजिए तो और दूसरा आइडिया लगेगा। हो गया सभी का ना?